हाय, मैं वैभव चंद्रा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। कुछ लोग नए इस चैनल पर जुड़े हैं, उन सभी का भी स्वागत है, और जो पहले से चैनल पर बने हुए हैं उन सभी का भी स्वागत है। आजकल थोड़ा ठंडी बढ़ गई है, तो ठंडी में थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हुए क्लास को लेते चलिए। और जैसे कि हमने सीरीज शुरू किया था इंडियन पॉलिटिक्स का, तो आज इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय को न जाया करते हुए हम लोग सीधे आते हैं मैटर पर। देखिए, भारतीय संविधान, हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के जो 22 भाग हैं, वो 22 भाग अलग अलग देशों से लिए गए हैं, अलग अलग सोर्स से लेकर के हमारे देश के संविधान में जोड़े गए हैं। तो अलग अलग देश से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं चलती बातें को। देखिए, मौलिक अधिकार, हमारे देश में जो अनुच्छेद 12 से 35 आता है, जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, तो 12 से 35 तक जो हमारे संविधान में भाग आता है, वो हमारे देश में मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा होगा, वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो वर्तमान में दुनिया का चौधरी बना बैठा है, धरती का चौधरी बना बैठा है, यही अमेरिका। तो यूएसए। तो मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश में मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी, तो 1215 में, जो ब्रिटेन के एक राजा थे 1215 में, जेम्स करके थे, उन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपने देश में क्या करने का, क्या नहीं करने का, और बोलने का, पूजा पाठ करने का, इन सब चीज़ें का जो अधिकार दिया गया था, सबसे पहले दिया था जेम्स ने 1215 में, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा। और वही कारण था कि ब्रिटेन उतना विकसित हुआ। जब नागरिकों को तुम अधिकार दे दोगे, तो नागरिक अपने मन से काम करेंगे, अपने स्वस्थ मस्तिष्क का अपना पूर्ण उपयोग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वहाँ के नागरिक वैज्ञानिकता का विकास होगा और नागरिक देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो लेकिन हमारे देश में ब्रिटेन से मौलिक अधिकार न लिया कर, ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये बात याद रखना। तो फिर उसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है भाई? हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 के तहत हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना आदेश दिया है, या सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं दिया है, मतलब कि अगर संसद ने जो भी नियम और कानून बनाया होगा, तो हो सकता है कि हमारे देश के बहुत से नियम कानून का विरोध करता हो सकता है कि हमारे संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो इस देश की संविधान का विरोध करता हो, तो उसको देखने का जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पुनः से विलोकन कर सकता है। विलोकन का मतलब रिव्यू सुना है ना? रिव्यू मतलब पुनः, उसको देख करके उसको खारिज करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। भाई संसद ने मान लो जैसे कोई कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद वो कानून इस देश के जो संविधान है, संविधान के मूल संरचनाओं का विरोध करता है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, मेरी बात समझ में? न्यायिक का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 13 के तहत या अनुच्छेद 32 के तहत, कई अनुच्छेद आते हैं इसमें, अनुच्छेद 13 के तहत भी होता है, अनुच्छेद 32 के तहत होता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, फिर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत, बहुत से अनुच्छेद आते हैं। उस अनुच्छेदों के तहत अपने भी निर्णय को बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। हालांकि अमेरिका का और भारत के अलग अलग प्रावधान है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जितना पावरफुल है, भारत में सुप्रीम कोर्ट उतना पावरफुल नहीं है। जितना पावरफुल अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है, उतना पावरफुल भारत में नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो अमेरिका का अलग व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे देश में न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता एवं प्रस्तावना। ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। संविधान का सर्वोच्चता का मतलब है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति, अब अगर कोई व्यक्ति सबसे सर्वोच्च है, तो वो व्यक्ति कौन सर्वोच्च है? संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। मतलब संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। जैसे अगर मान लो कि राष्ट्रपति ने किसी का हत्या कर दिया है, प्रधानमंत्री ने किसी का हत्या कर दिया है, मैंने भी किसी का हत्या कर दिया है, तो तीनों व्यक्तियों को एक ही सजा दी जाएगी। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है संविधान की नज़र में एक गुनाह के लिए सभी व्यक्ति को एक समान सजा दी जाएगी। इसे कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान से बड़ा
कोई नहीं है। जो हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है अमेरिका से। और प्रस्तावना, चूंकि जो हमने प्रस्तावना पढ़ाया था, प्रस्तावना जो उद्देशिका हमने पढ़ाया है, ये प्रस्तावना, जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, तो हमारे प्रस्तावना में ये लिखा है। और अमेरिका की प्रस्तावना में लिखा है कि हम अमेरिका के लोग अमेरिका को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो वहाँ की प्रस्तावना में ऐसे लिखा गया, हमारे प्रस्तावना में उसकी नकल की गई है, लेकिन परिवर्तन के साथ किया गया। इन्हीं की एकदम जस्ट वही बात लिख गई है, बहुत परिवर्तन करके हमारे संविधान में बहुत बातें बदल के लिखी गई, बहुत अच्छी संविधान बना है। फिर आ गया राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। हमारे देश में जानते हो कि राष्ट्रपति का जैसे निर्वाचन होता है कि लोकसभा भाग लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस और कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये सिस्टम लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। और कौन सा? एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय प्रणाली जिसे कहते हैं कि और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा? एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय पद्धति क्या होता है? जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे तो समझाएंगे एक बार उसको, लेकिन इतना समझ लेना कि ये जो प्रणाली हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रणाली है और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाए, जो महाभियोग की जो व्यवस्था है वो भी हमारे संविधान में उसकी राष्ट्रपति के खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, वो भी लिया गया है। किससे? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग का मतलब इम्पीचमेंट यानी हटाना, उनको उनके पद से हटाना क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। फिर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उच्च और उच्चतम, उच्च का मतलब होता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब जैसे इलाहाबाद एक हाई कोर्ट है। उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसे ESC कहते हैं। इनके न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखना, इनके न्यायाधीशों को हटाना है अगर आपको, तो लोकसभा राज्यसभा में आपको कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से आपको बिल पास करना पड़ेगा इनको हटाने के लिए, इनके खिलाफ महाभियोग। 2/3 जब समझाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की। ये भी व्यवस्था कहाँ से हमारे देश में ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो अमेरिका से ये 5 चीज़ें ली गई है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन हमने बताया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को पुनः देखना, उस पर परीक्षण करना, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता एवं प्रस्तावना, यानी संविधान सबसे सर्वोच्च है और प्रस्तावना, ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। इतनी बात याद रखना। फिर आगे आता है एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या होता है भाई? एकल नागरिकता का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, तो दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं और भारत के वासी हैं। 2 नागरिकता वाली बात नहीं है, एक का नागरिकता है। अब जैसे अमेरिका में तुम जाओगे तो अमेरिका में एक तो पूरा अमेरिका देश है, एक तो अमेरिका पूरा देश है और उसके अंदर कुल कितने हैं? 50 राज्य हैं। 50 राज्य, तो वहाँ पे 2 सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वहाँ पे 2 सर्टिफिकेट, एक तो अमेरिका की नागरिकता सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि भाई हम अमेरिका के नागरिक है, और एक राज्य का, जैसे मान लीजिए वहाँ का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है। वहाँ का सबसे बड़ा राज्य कौन है? कैलिफोर्निया है। तो आपको एक तो अमेरिका का सर्टिफिकेट लेना होगा और एक कैलिफोर्निया का, मतलब वहाँ पर दोहरी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है कि मतलब अगर आपने केंद्र सरकार की नागरिकता ली है तो उसी से बस मतलब है। इसे कहते हैं एकल नागरिकता। ये नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूके का मतलब होता है इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता हमारे देश में जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। फिर आगे संसदीय शासन प्रणाली विशेषाधिकार। संसदीय शासन प्रणाली विशेषाधिकार का मतलब होता है कि हमारे देश में अब नियम कानून, संसदीय शासन प्रणाली 2 शब्द हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक है विशेषाधिकार। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, अब वो संसद में जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यानी नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। और शासन करने का अधिकार संसद द्वारा ही जो नेता चुना जाएगा
उसी का नेता होगा, उसी के द्वारा शासन चलाया जाएगा। इसे कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब, और इस विशेषाधिकार क्या होता है? विशेषाधिकार का मतलब जब तक कोई व्यक्ति संसद भवन का सदस्य है या संसद का या विधानसभा का सदस्य है, उसे कोई भी पुलिस थाना, कोई भी पुलिस जाकर उनको पकड़ नहीं सकती है, न तो संसद में और ना ही विधानसभा में। इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। हम लोग जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 105, तो उसमें देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दिया कोई सांसद, और जब तक संसद भवन में तब तक उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि संसदीय कुछ विशेषाधिकार उसको मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसको जब हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तब। फिर ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। यूके मतलब ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली 1688 में तो यही लागू हुआ था वहाँ पर ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन की क्रांति शुरू हुई थी, तो इसी संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने के लिए तो क्रांति हुई थी। तो ये और विशेषाधिकार, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण हमारे देश में कैसे होता है? कोई भी बिल पास करना होगा तो पहले लोकसभा में, लोकसभा जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, फिर लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में तो लोकसभा, राज्यसभा, हो सकता है कोई बिल पहले राज्यसभा में ले जाए, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, बिल। तो बिल जब तक संसद में यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो बिल कहलाएगा। जब इन तीनों जगहों से वो पास करा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट, यानी कि विधेय से बन जाता है विधेयक। विधेय से क्या बन जाता है? बिल को कहते हैं विधेय, और जब पास हो जाता है तो क्या कहते हैं? विधेयक। फिर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है ना, जो संसद के में लोकसभा जिसकी बहुमत हो जाती है लोकसभा में, तो उसका अपना प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है कि हाँ ये हमारे गृह मंत्री होंगे, ये हमारे विदेश मंत्री होंगे, ये हमारे होम मिनिस्टर होंगे। जो मंत्री तरह तरह के बनाए जाते हैं, वो जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो देख रहे हैं ब्रिटेन में हमारे देश में, ब्रिटेन पे हमारे देश में बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे देश के संविधान पर, क्योंकि उस वक्त हमारे देश के जो संविधान सभा में जो सदस्य थे अधिकतर कहाँ से पढ़े लिखे थे? ब्रिटेन से पढ़े लिखे थे। और ब्रिटेन से पढ़े लिखे थे तो हमारे देश में ब्रिटेन का प्रभाव इसलिए क्या हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ, ब्रिटेन और अमेरिका का। फिर आते हैं हम लोग आगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार के लिए मार नहीं करना चाहिए, हम लोगों को मार करना चाहिए किसके लिए? मार नहीं, मांग करना चाहिए। किसके लिए मांग करना चाहिए भाई? नीति निर्देशक तत्वों के लिए। नीति निर्देशक तत्वों को जब हम पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई है। अगर हमारे देश में जो बहुत बार अगर आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे संविधान को एक सप्ताह के लिए या एक साल के लिए लागू कर दिया जाए ठीक से तो हमारा देश विकसित हो जाएगा, तो वो नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। अगर जब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में खूब कायदे से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान अधिकार की बात कही गई है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, और समाजवाद की बात की गई है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के पास न बहुत ज़्यादा संपत्ति हो न बहुत कम संपत्ति हो। और फिर उसमें लिखा क्या है कि आप इस DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 37 के तहत आप लागू नहीं करवा सकते, लिख दिया गया है। 1950 में लिखा गया था, तब से हमारे देश में सरकार जो बनी है उसको तो 50 में लिखा गया था, तो पूरा संविधान बदल दिया जा रहा है, लेकिन इस बात को लागू नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे DPSP तो समझाएंगे हम लोग, इसमें सभी बातों को बड़ी डिटेल से समझाएंगे। हम लोगों को मांग करना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। अगर ये लागू हो गया तो देखना यहाँ के पूंजीपतियों को बेचारों को नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जो हमारे देश में जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं, तो इनमें चुनाव होता है 238 सीटों पर, और 12 सदस्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत का मतलब होता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर, जिनकी सदस्यता में प्रधानमंत्री बने होंगे उनके कहने पर, जो मंत्रिमंडल को उनके कहने पर 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? डायरेक्ट राज्यसभा में भेजता है। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, एक रेखा का नाम सुना होगा, रेखा जो हीरोइन थी, सचिन तेंदुलकर थे। अलग अलग लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में भेज देता है, तो अपने मंत्रिमंडल के कहने पे। इसे कहते हैं मनोनयन। तो मनोनयन कितने द्वारा करते हैं? 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। वो किस देश से लिया गया है ये व्यवस्था? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ब्रिटेन से ही सटा देश है। फिर आपात उपबंध।
आपात उपबंध अगर पूछ लो, अगर संविधान में अगर आपके पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखना कि हमारे भारत के संविधान का जो भारतीय संविधान अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। कहोगे सर तब ये लिखा क्यों है आपात उपबंध? ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हुआ है। आपात उपबंध लिया गया है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन आपातकाल में मौलिक अधिकारों को कैसे हटाया जाएगा, इसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। यानी आपातकाल में मौलिक अधिकारों को कैसे समाप्त किया जाएगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। लेकिन आपात का उपबंध पूछा जाए तो वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपात में मौलिक अधिकारों का हनन कैसे किया जाएगा, इसका जो मतलब हटाया कैसे जाएगा, वो लिया गया जर्मनी से। तो बातें याद रखना यहाँ पर। फिर संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब संघीय विशेषताएं क्या होते हैं भाई? संघीय विशेषताएं का मतलब होता है कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार होगी पूरे देश पे निगरानी करने के लिए, और अलग अलग जो राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे कार्य करेंगे, इसकी जो विशेषताएं हमारे देश में है ली गई है कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगे, उसे कहते हैं संघीय विशेषताएं। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार जब मिलकर कार्य करते हैं, इसे कहते हैं संघीय विशेषताएं। तो अभी इसको मिटा लेते हैं, फिर उसको बस समझाते हैं। चलिए हम अब आगे आते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। देखिए ये किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे जब संविधान के हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 7, तब अनुसूची 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियां बांटी गई हैं। केंद्र सरकार को जो शक्तियां जिन सूची में बांटी गई उसे कहते हैं संघ सूची। उसे क्या कहते हैं? संघ सूची। इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? संघ सूची या यूनियन लिस्ट। और राज्य सरकार को जो कार्य दिए गए हैं इसे क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। हिंदी में कहते हैं राज्य सूची। और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को अधिकार दिए गए, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची जो लिया गया है, इसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी। समवर्ती सूची ये कहाँ से लिया गया ये प्रावधान? तो ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और जैसे हमारे ये देश है, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एक केंद्र सरकार होती है और कुल कई राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कैसा संबंध होगा, अच्छे संबंध होंगे, बुरे संबंध होंगे, कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, इस सब का जो बात कही गई है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जब मैंने कहा समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, तो एक प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच के संबंध भी कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। फिर आगे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन का मतलब अनुच्छेद 368 हम लोग जो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 368, तो उसमें हमारे देश में संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 ही तरीके से लिए जाते हैं, विशेष बहुमत प्लस 2/3। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब। तो ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य याद है कि जो अनुच्छेद 21 में आता है, अनुच्छेद 51 क में जो आता है 11 मौलिक कर्तव्य है कि हम लोगों को अपने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, हमें विरासत का, हमारे देश के जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है। और हमें अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से। गणतंत्र शासन व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्र शासन व्यवस्था हमने बताया था कि जब किसी देश में किसी देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वो पद वंशानुगत नहीं होगा, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। मतलब जिस देश का मुखिया अब किसी व्यक्ति का, मतलब राजा का पुत्र राजा न होकर अब जनता के द्वारा चुना जाएगा, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं गणतंत्र। यानी कि वो पद वंशानुगत नहीं रह गया, वंशानुगत को समाप्त कर दिया गया, उस व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्र शासन व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फिर प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की 3 बातें जोड़ी गई है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये शब्द भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो वहाँ पर ये नारा बहुत प्रचलित था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की वहाँ पर ये नारा बहुत प्रचलित था। तो वही तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कहाँ से लिए गए? ये फ्रांस से। फिर आगे है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है, ये जापान से लिया गया है
कि हमारे देश में जो भी नियम कानून लागू होगा वो पहले उसके लिए क्या किया करना होगा, उसके लिए पहले कानून बनाना होगा, फिर तब शासन करना होगा। इसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसे क्या कहते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। मतलब हमारे देश में कोई भी चीज़ लागू करना है तो पहले आपको विधि बनानी होगी, कानून बनाना होगा, फिर उसे लागू करना होगा। इसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतना था। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भारतीय संविधान को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जितने भी विषय है, देखिए अब मैंने सोचा है कि हफ्ते में जो 6 दिन क्लासेस 6 विषय के अलग अलग चलेंगे। जैसे एक दिन यूपी जीके का, एक दिन पॉलिटिक्स का, एक दिन जियोग्राफी का। तो एक तरीके से फाउंडेशन क्लास के रूप में सभी विषयों का एक दिन क्लास लेकर के सभी विषयों को कंप्लीट कराना है। तो जितना जल्दी हम लोग पढ़ेंगे उतना जल्दी किसी कंपटीशन एग्जाम को देने से पहले, कोई नया एग्जाम आए उससे पहले अपनी तैयारी को बनाए रखिए और इस ठंडी के माहौल में थोड़ा सा सुरक्षित रहिए। और बस सभी को धन्यवाद और गुड नाइट।